रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। एक साल में रोशनी 94 खरब 61 अरब किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। ये इतना डिस्टेंस है कि अगर आप पार्कर सोलर प्रोब, जो अब तक का सबसे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट है, जिसकी स्पीड 85,000 किलोमीटर फी घंटा है, उससे सफर करें तो उसे 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस तय करने में 1500 साल लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जमीन और सूरज के 32,000 चक्कर लगाएं तो जो डिस्टेंस बनेगा उसे 1 लाइट ईयर कहेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं कि 1.5 सेकंड में रोशनी जितना डिस्टेंस तय करती है, उतनी दूरी से आगे आज तक कोई भी इंसान नहीं जा सका। लेकिन रोशनी की इतनी तेज रफ्तार भी कायनात के साइज के सामने कुछ नहीं है। जमीन और सोलर सिस्टम में डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन सोलर सिस्टम से बाहर ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक साल में रोशनी जितना डिस्टेंस तय करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। लेकिन कायनात के साइज के सामने लाइट ईयर बहुत छोटा पड़ जाता है। अगर आप लाइट की स्पीड से हमारी गैलेक्सी को पार करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमारी गैलेक्सी से बाहर जाने में 1 लाख साल लग जाएंगे। यानी हम कभी भी हमारी गैलेक्सी से बाहर नहीं जा सकते। फर्ज करें अगर साइंसदान एक ऐसा स्पेसशिप बना लें जो 1 लाइट ईयर की दूरी को सिर्फ 1 सेकंड में तय कर सके, यानी जो दूरी रोशनी 1 साल में तय करती है वो दूरी ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में तय करे, और फिर इस स्पेसक्राफ्ट से लगातार 60 सालों तक स्पेस में सफर किया जाए, तो हम कायनात में कहां तक जा सकते हैं? क्या इतनी ज्यादा रफ्तार से हम कायनात से बाहर जा पाएंगे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से आप सिर्फ 1 सेकंड में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चले जाओगे। 4 सेकंड तक सफर करने के बाद आप करीबी सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास पहुंच जाओगे। इसके बाद 6 सेकंड में आप दूसरे करीबी स्टार बर्नार्ड पर पहुंच जाओगे, और फिर 40 सेकंड के बाद आप ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम के पास होंगे। इस सोलर सिस्टम को पार करने के बाद आप 26,000 लाइट ईयर दूर मिल्की वे गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल तक सिर्फ 7 घंटों में पहुंच जाओगे। ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। इसके बाद हमारी गैलेक्सी से बाहर जाने के लिए आपको 50,000 लाइट ईयर का सफर तय करना पड़ेगा, और 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से आप सिर्फ 14 घंटों में हमारी गैलेक्सी से बाहर चले जाएंगे। 29 दिनों के बाद आप हमारी करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुंच जाओगे। इस स्पीड के साथ आप इस गैलेक्सी को सिर्फ और सिर्फ 2.5 डेज में पार कर लोगे। इसके बाद आप लोकल ग्रुप को पार करोगे। ये ग्रुप 1 करोड़ लाइट ईयर तक फैला हुआ है, और इसे पार करने में आपको 116 दिन लग जाएंगे। इस ग्रुप को पार करने के बाद आपको स्पेस में सफर करते हुए 4 माह हो चुके हैं, और अब आप दूसरे गैलेक्सी ग्रुप की तरफ जाओगे। लोकल ग्रुप से आगे 5 करोड़ 40 लाइट ईयर दूर विर्गो क्लस्टर आता है। उस क्लस्टर तक पहुंचने में आपको 1 साल और 9 माह लगेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, लोकल ग्रुप, विर्गो क्लस्टर और ऐसे ही 100 से ज्यादा क्लस्टर के मिलने से एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनता है, जिसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। आप अभी विर्गो क्लस्टर में हैं, और इस क्लस्टर को पार करने में आपको 5 माह और 24 दिन लगेंगे, जिसके बाद आप विर्गो सुपर क्लस्टर में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको बड़े बड़े गैलेक्सीज के ग्रुप स्टार्स के ग्रुप की तरह दिखाई देंगे। ये सुपर क्लस्टर 11 करोड़ लाइट ईयर तक फैला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इस क्लस्टर में 50,000 गैलेक्सीज मौजूद हैं, और इस क्लस्टर को पार करने में आपको 4 साल और 10 महीने लग जाएंगे। अभी आप 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से सफर कर रहे हैं। इस रफ्तार से 5 सालों में आपने मिल्की वे गैलेक्सी, लोकल ग्रुप, विर्गो क्लस्टर और विर्गो सुपर क्लस्टर को पार कर लिया है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 60 सालों में कायनात को इस स्पीड पर पार किया जा सकता है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि आप इस स्पीड पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के 10% हिस्से को भी 60 सालों में पार नहीं कर पाओगे। ये बात मैं आपको बता दूं कि विर्गो सुपर क्लस्टर लैनिकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। इस क्लस्टर में 1,50,000 गैलेक्सीज मौजूद हैं, और ये क्लस्टर 52 करोड़ लाइट ईयर तक फैला हुआ है। और इतने डिस्टेंस को अगर आप 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से भी पार करोगे, तब भी इसे पार करने में आपको 16 साल 8 माह लगेंगे। अगर आप इस चीज से हैरान हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये तो अभी आगाज है। हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 1 करोड़ से ज्यादा सुपर क्लस्टर मौजूद हो सकते हैं।
तो जरा सोचिए हमारी पूरी कायनात कितनी बड़ी होगी, यानी हम कभी भी कायनात से बाहर नहीं जा सकते। लैनिका सुपर क्लस्टर को पार करने के बाद आपको गैलेक्सी फिलामेंट को पार करना होगा। कई सुपर क्लस्टर जब एक साथ जुड़ते हैं तो ये फिलामेंट बनते हैं। साइंसदान के मुताबिक ये सेम उसी तरह जुड़े होते हैं जैसे एक मकड़ी का जाल जुड़ा होता है। इन फिलामेंट्स को पार करने के बाद आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारों तक जा सकते हो, लेकिन ये फिलामेंट बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसा ही एक फिलामेंट है जिसका नाम है दी सैलून ग्रेट वॉल। इसका साइज 1 अरब 37 करोड़ लाइट ईयर है। अगर आप 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से इसे पार करते हैं तो इसे पार करने में आपको 43 साल और 6 माह लगेंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वॉल कितनी बड़ी है। लेकिन ये ग्रेट वॉल भी कुछ नहीं है। अगर आप कायनात के बहुत बड़े गैलेक्सी फिलामेंट्स को देखेंगे तो इनके आसपास आपको बहुत सारा गैप भी दिखाई देगा। इन गैप्स को वॉइड्स कहा जाता है। ये कायनात की खाली जगह है। इनमें बहुत कम गैलेक्सीज होती हैं। यहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा होता है। आप इसे ऐसे समझें कि एक जगह पर यहाँ 1 लाख गैलेक्सीज होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ 60 गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसी वजह से इनको वॉइड्स कहा जाता है। दी सैलून ग्रेट वॉल को पार करने के बाद आपको एक बहुत बड़े वॉइड को पार करना होगा। साइंसदान के मुताबिक जमीन से 9 अरब लाइट ईयर दूर कायनात का सबसे बड़ा वॉइड मौजूद है जिसका नाम LOWZ 13788 वॉइड है। ये 3 अरब लाइट ईयर में फैला हुआ है। ये साइज इतना बड़ा है कि 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से भी इसे पार करने में आपको 94 साल लग जाएंगे। लेकिन ये भी कुछ नहीं है। इसके बाद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम ग्रेट वॉल है। ये जमीन से 10 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है, लेकिन साइंसदान के मुताबिक कायनात के एक्सपेंशन की वजह से ये जमीन से 15 लाइट ईयर दूर मौजूद है। अगर आप जमीन से 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से चलेंगे तो इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने में आपको 475 साल लग जाएंगे। ये स्ट्रक्चर 10 अरब लाइट ईयर में फैला हुआ है, तो इसे पार करने में आपको 317 साल लग जाएंगे। इसको पार करने के बाद आपको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार करना होगा। ये वो कायनात है जिसको हम देख पाते हैं। इससे आगे क्या है हमें नहीं पता। साइंसदान के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लंबाई 93 अरब लाइट ईयर के बराबर है। अगर आप 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से इसे पार करोगे तब भी आपको इसे पार करने में हजारों साल लग जाएंगे। यानी इस स्पीड पर भी हम अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार नहीं कर सकते। लेकिन कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर है, जिसे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ये कायनात इतनी बड़ी है कि इसके बारे में साइंसदान को नहीं पता, लेकिन कुछ साइंसदानों ने एक अंदाजे के मुताबिक इस कायनात का एक साइज निकाला है जो है 10 to the power 10 to the power 10 to the power 122 लाइट ईयर। देखने में ये नंबर कितना छोटा लग रहा है, लेकिन ये नंबर इतना बड़ा है कि इसमें इतने जीरो हैं कि अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के हर एक एटम पर 1 अरब जीरो लिख दो तब भी आप इस नंबर के 0.000000001% हिस्से को भी टच नहीं कर पाओगे। अब जो बात मैं बताने लगा हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपका दिल अल्लाह अकबर कहेगा। पहले हमने 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सफर किया जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, लेकिन अब हम इस स्पीड को बढ़ाकर 93 अरब लाइट ईयर फी सेकंड कर लेते हैं। तब भी आप 100 अरब सालों में इस कायनात के 1% हिस्से को भी पार नहीं कर पाओगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह की बनाई हुई कायनात इतनी बड़ी है कि साइंसदान कभी भी इसके साइज के बारे में नहीं जान पाएंगे। जो नंबर मैंने बताया है वो भी साइंसदान का एक अंदाजा है। उस नंबर में इतने जीरो हैं कि अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के हर एटम पर लिखते हो तो इसके लिए आपको 10 अरब खरब 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 यानी 10 के पीछे 42 जीरो लगा दो, इतनी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स चाहिए, तब जाकर आप इस नंबर को देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र आया है और हर आसमान अपने पिछले आसमान से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। यूरोपा जुपिटर का चांद है। नासा पिछले 46 सालों से इसे पायनियर स्पेसक्राफ्ट, वोयेजर 1, गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट, हबल स्पेस टेलीस्कोप और जूनो स्पेसक्राफ्ट से स्टडी कर रहा है, जिसके बाद उसे पता चला कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुंदर हो सकता है और वहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें मिली हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि उस समुद्र के अंदर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसी लाइफ को फाइंड करने के लिए
नासा ने अयोरपा क्लिपर मिशन को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया। ये अब तक का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट है जो 2030 में अयोरपा के पास पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतनी ज्यादा रेडिएशन है कि वो किसी भी जिंदा चीज और स्पेसक्राफ्ट को तबाह कर सकती हैं। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि ये स्पेसक्राफ्ट अयोरपा के पास कैसे जाएगा। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी है। ये मैग्नेटिक फील्ड अकेली इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में जुपिटर का चांद आयो मौजूद है। यहाँ हर वक्त वोल्केनो फटते रहते हैं। इन वोल्केनो से टन्स के हिसाब से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता रहता है, जिसके बाद इसके पार्टिकल्स 300 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से रोटेट करते हैं और ये पार्टिकल्स जुपिटर के हर मोन्स और ऑब्जेक्ट तक जाते हैं। इस साइकिल से एक स्ट्रॉन्ग रेडिएशन बेल्ट बन जाती है जो जुपिटर के चारों तरफ फैली हुई है। इतनी खतरनाक रेडिएशन में नासा का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 3 माह तक ही सरवाइव कर सकता है। तो फिर यहाँ सवाल आता है कि नासा का मिशन 4 सालों तक अयोरपा के पास कैसे ऑर्बिट करेगा। इसका हल है कि ये डायरेक्ट अयोरपा को ऑर्बिट नहीं करेगा, बल्कि वो पहले दूर से जुपिटर को ऑर्बिट करेगा। फिर कुछ हफ्तों के बाद ये अयोरपा के पास जाएगा। थोड़ी देर स्टडी करने के बाद ये दोबारा दूर चला जाएगा। ये चीज बार बार होगी। इस मिशन में ये स्पेसक्राफ्ट बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करेगा। जिस वक्त वो जुपिटर से दूर होगा उस वक्त वो डेटा जमीन पर भेजेगा। डेटा भेजने के बाद वो दोबारा अयोरपा के पास जाने के लिए रेडी होगा। प्लान के मुताबिक ये 49 बार अयोरपा के करीब से गुजरेगा और इसकी पूरी सतह का नक्शा बनाएगा। इस चांद पर इतनी ज्यादा रेडिएशन है कि यहाँ पर कोई भी जानदार चीज जिंदा नहीं रह सकती। तो सोचने वाली बात यह है कि पूरे सोलर सिस्टम को छोड़कर नासा ने लाइफ के लिए क्लिपर मिशन को इतने खतरनाक चांद पर ही क्यों भेजा। इस चांद की सरफेस तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन असल चीज इसकी सरफेस के अंदर है। 1979 में जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट इसके करीब से गुजरा था तो उसने अयोरपा की ये तस्वीर खींची। इस चांद में आपको कोई भी क्रेटर दिखाई नहीं देगा, जबकि सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स पर आपको क्रेटर दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि पिछले 6 करोड़ सालों में अयोरपा पर कुछ ऐसा होता रहा है जिससे इस पर बने क्रेटर खत्म हो चुके हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के 16 सालों बाद गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने 8 सालों तक इस चांद को स्टडी किया। तो उसने नोट किया कि जुपिटर के मैग्नेटिक पोल्स जमीन की तरह एक लाइन में नहीं है, इसीलिए जब ये सियारा हर 10 घंटे में घूमता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हिलता है। इस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अयोरपा पर भी एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इसका मतलब है कि अयोरपा के अंदर कोई ऐसी लेयर मौजूद है जिसके अंदर से बिजली गुजरती है और ये लेयर इस चांद की सतह के काफी करीब मौजूद है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये लेयर क्या हो सकती है। अयोरपा की सतह सफेद मोटी बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन इस सफेद कलर में आपको ब्राउन कलर भी दिखाई देगा। जब इन एरिया को स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी किया गया तो पता चलता है कि वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड या लाइफ जैसे केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं, यानी वहाँ कोई जिंदा बैक्टीरिया हो सकता है जिसकी वजह से इस जगह का रंग ब्राउन है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए साइंसदानों ने जमीन पर कई एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने कहा कि जब समुद्र के नमकीन पानी पर बहुत ज्यादा रेडिएशन पड़ती है तो उसका कलर सफेद से ब्राउन हो जाता है। इसीलिए साइंसदानों को शक है कि अयोरपा के अंदर बहुत बड़ा नमकीन पानी का समुद्र हो सकता है जिसकी गहराई 100 किलोमीटर हो सकती है, यानी अयोरपा में जमीन से भी 2 गुना ज्यादा पानी हो सकता है। और इसी समुद्र की वजह से इस चांद की सतह मुसलसल बदलती रहती है और यहाँ कोई क्रेटर दिखाई नहीं देता। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है कि ये चांद सूरज से बहुत ज्यादा दूर है। इतनी दूरी पर सूरज की सिर्फ 4% ही रोशनी यहाँ पहुँच पाती है। इतनी कम रोशनी पहुँचने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर -160 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो फिर इतने कम टेम्परेचर में इस चांद की सतह के नीचे मौजूद समुद्र जमा क्यों नहीं है। साइंसदान का कहना है कि एक ऐसा तरीका भी है जिसमें सूरज की रोशनी के बगैर अयोरपा के अंदर हीट पैदा हो सकती है। अयोरपा जुपिटर के गिर्द बिल्कुल परफेक्ट सर्कल में ऑर्बिट नहीं करता। इसकी वजह यह है कि आयो, अयोरपा और गैनीमेड एक खास पैटर्न में घूमते हैं। जितनी देर में गैनीमेड अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है उतनी देर में अयोरपा 2 ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है और गैनीमेड 4 ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। इस वजह से आयो अयोरपा को एक साइड से अंदर की तरफ खींचता है,
जबकि गैनीमेड दूसरी साइड से बाहर की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से यूरोपा का ऑर्बिट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। और जब ये जुपिटर के करीब जाता है तो जुपिटर की ग्रेविटी भी इसे अपनी तरफ खींचती है और दूर जाने पर ग्रेविटी का असर कम हो जाता है, इसलिए यूरोपा लगातार स्ट्रेच और स्क्वीज होता रहता है। इस अमल को टाइडल फ्लेक्सिंग कहते हैं। जब ये अमल बार बार होता है तो यूरोपा के अंदर इतनी हीट पैदा होती है जिसकी वजह से इसके अंदर की बर्फ जमती नहीं है बल्कि पानी बन जाती है। इसके अलावा इन क्रैक्स को देखें। नासा के मुताबिक इस चांद के अंदर ओशन मौजूद है जिसकी वजह से ही ये क्रैक्स बनते हैं, अदरवाइज किसी और वजह से इन क्रैक्स के बनने के चांसेस बहुत कम है। अब सवाल आता है कि अगर वहां ओशियन है तो क्या उसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है जिसके अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। आपने जमीन पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में सुना होगा। ये वेंट्स समुद्र की सतह पर एक्टिव वोल्केनो वाली जगह पर पाए जाते हैं। इसके अंदर से गर्म पानी निकलता है जिसमें बहुत ज्यादा मिनरल मौजूद होते हैं। पानी में मौजूद ये जानदार समुद्र की इतनी गहराई में सूरज की रोशनी के बगैर इन मिनरल्स को खाकर जिंदा रह पाते हैं। तो हो सकता है यूरोपा के समुद्र के अंदर ऐसी थर्मल विंड्स हों जिसके आसपास एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। क्लिपर मिशन को यूरोपा पर इसलिए भेजा जा रहा है कि वो उस समुद्र को फाइंड करे और फिर लाइफ को, लेकिन क्लिपर मिशन यूरोपा की मोटी बर्फ को नहीं चीर सकता। तो फिर साइंसदान इस बर्फ के नीचे जिंदगी को कैसे फाइंड करेंगे? ये है ड्रोन जिसका नाम स्नॉट पॉट है। इसके ऊपर पेट्रोइड डिशेस लगी हुई हैं। जमीन पर इस ड्रोन को व्हेल की सांस के अंदर से गुजार कर इसके मॉकस को कलेक्ट किया जाता है, जिससे व्हेल की बायोलॉजी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। सेम ये चीज खला में दूसरे सियारे पर की जा सकती है। यूरोपा पर गाइजर्स मौजूद हो सकते हैं जिनके अंदर से पानी बाहर निकलता है। साइंसदान क्लिपर को इन फव्वारों के अंदर से गुजारेंगे जिसके पास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से फव्वारों के अंदर मौजूद केमिकल को स्टडी किया जाएगा। इस तरीके से हमें जिंदगी के सबूत मिल सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जुपिटर की रेडिएशन यूरोपा को जिंदगी के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार बनाती है। जब तेज रेडिएशन यूरोपा की सतह से टकराती हैं, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिलती है कि वो नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। ये कंपाउंड्स किसी तरह बर्फ के अंदर से होते हुए समुद्र तक पहुंचते हैं। यहाँ मौजूद लाइफ इनको खाकर जिंदा रह सकती है। ये अब तक का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।